तो सभी धर्म मानसा के दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो से पहले आप लोग 10 वीडियो देख चुके हो इस सीरीज़ में वुमेन और चर्च के ऊपर एंड आई एम श्योर कि इस पर्टिकुलर सीरीज़ को मतलब जितना मैंने आनंद लिया है इसका आई एम श्योर आप सभी ने भी लिया होगा। जैसे-जैसे वीडियो दर वीडियो हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये सीरीज़ उतनी ज़्यादा डार्क होती जा रही है और जैसा कि दीदी ने पहली वीडियो में बोला था कि जो कमज़ोर दिल वाले हैं, वो इस सीरीज़ से दूर रहें और आई एम श्योर कि अब वो आपको उस बात की गहराई समझ में आ रही होगी। अब समझ में आ रहा होगा कि ऐसा क्यों बोला था दीदी ने पहली वीडियो में एंड आई एम श्योर कि ये वीडियो जैसे सीरीज़ जैसे-जैसे आगे बढ़ेगी और इंटरेस्टिंग होती जाएगी। इस 10 वीडियो के बाद मुझे थोड़ा-सा कुछ प्रश्न आए नॉर्मली जनरली क्या होता है जैसे कोई चीज़ हमने सुनी तो हमारे बैक ऑफ द माइंड भी हम लोग कई सारी चीज़ें सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ या फिर कई सारे प्रश्न भी हमारे मन में आते हैं। तो वही सारे प्रश्न मैं दीदी से पूछूँगा अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए हाँ और हाँ, अवश्य। आप लोगों से भी अनुरोध करूँगा कि अगर आपके दिमाग में भी अगर कोई प्रश्न आता है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है, वहाँ पर सभी वो कमेंट्स में अपने प्रश्न रखो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वो प्रश्नों को भी लेंगे और साथ ही साथ जिन्होंने भी इस सीरीज़ को अभी तक नहीं देखा है, उनके लिए मैं बता दूँ कि जो आई बटन पर एक लिंक फ्लैश हो रही होगी ऊपर इस वीडियो के, उस पर क्लिक करके आप पूरी प्लेलिस्ट है, पूरी 10 की 10 वीडियो देख सकते हो। फिर आपको समझ आएगा कि हम किन बारे में बात कर रहे हैं। सो बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्ते दीदी। नमस्कार। सब सुनने तो वालों को भी नमस्कार। जी जयराज जी पूछिए। जी, दीदी सबसे पहला जो मेरा प्रश्न आया इस सीरीज़ को देखने के बाद, वो सबसे पहले मतलब मेरे बैक ऑफ द माइंड ये बात चली कि ये सब कुछ हो क्यों रहा था? मतलब चर्च का अपने को दिखता है कि इन्होंने बहुत क्या कहेंगे जिसको पैशाचिक एकदम कृत्य किया है। मैं वुमेन शब्द का ही यूज़ करूँगा, स्त्रियों का नहीं करूँगा। सो वुमेन पर जैसा कि फैमिली मेंबर्स भी अपने घर की वुमेन को जलवा रहे हैं, कटवा रहे हैं। उसके पीछे सबका रीज़न क्या था? क्या ये सब लोग मेंटली इल मनोरोगी थे या फिर सेंटर में मतलब एक पावर चाहते थे? मैं असल में रीज़न जानना चाह रहा हूँ इस सब कुछ का। देखिए, मैं वो बता रही हूँ आपको जो 19वीं-20वीं शताब्दी में स्वयं यूरोप के लोगों ने इसकी मीमांसा की। पहले मैं वो बताऊंगी। तो कई स्वाभाविक है, कई प्रकार की मीमांसाएं आई, कई प्रकार के विश्लेषण हुए, व्याख्याएं हुई, कई कई दृष्टिकोण से हुए। उनका थोड़ा थोड़ा मैं बता रही हूँ। एक बात तो तय है, ये जो मध्यकाल में जो लोग कर रहे थे, वो सामान्य स्वस्थ चित्त के मनुष्य तो नहीं थे। मनोरोगी तो वो निश्चित थे और गंभीर प्रकार के मनोरोगी थे। ये वहां का विश्लेषण है जिससे हम लोग भी सहमत होंगे। सामान्य स्वस्थ मनुष्य तो एक नन्हा कुत्ता का पिल्ला है, एक चूहा को भी चोट लगा हो, एक चिड़िया का पंछी भी चोट खा के गिरा हो, तो एकदम मन में हाय हाय दया सी उठ जाती है। फिर आप जीते जागते मनुष्य के साथ सैकड़ों साल तक, ये इक्की दुक्की घटना नहीं है, कोई एक दो चार लोगों का कहना नहीं है। पूरा का पूरा समाज, पूरा का पूरा, अगर उसको सभ्यता कहे, सिविलाइजेशन कहे, ये तो असभ्यता की पराकाष्ठा है। मनोरोगी, यस, लेकिन सब मनोरोगी ही थे क्या? कुछ और नहीं था क्या? तो वहां जो बहुत बड़ी व्याख्या है जो मेरी पुस्तक में नहीं है, जो अन्य भाषणों में शायद मैंने कहा है, वो ये है कि धन के प्रति बीभत्स लालसा, जो मनोरोग है, वो तो ये सेक्स को लेकर मनोरोग है, भयंकर। और इसके कारण इतने प्रकार की यौन विकृतियां यूरोपीय समाज में आई रही। हिंदी चैनल पर तो बोलना उसको कठिन है, अंग्रेजी चैनल पर मैं बोल लेती हूँ थोड़ा बहुत अंग्रेजी में, हिंदी में कठिन है और तुम्हारे जैसे बच्चों के सामने। लेकिन धन की पिपासा भी एक बहुत बड़ी चीज है। जिनको चुड़ैल ये घोषित कर देते हैं, अगर किसी बड़े आदमी के यहाँ चुड़ैल घोषित की तो संपत्ति जब्त भी कर देते हैं। लेकिन संपत्ति जब्त करने के लिए, धन लालसा के लिए ये कांड नहीं हो रहा है।
ये कांड जो हो रहा है, ये विक्षिप्तता है। स्त्री को शत्रु मान लेना मूल कथा में। तो जिन लोगों ने मूल कथा रची वो कौन लोग थे? जो जिनके बचपन में कुछ गड़बड़ बीता था। और जिन लोग, आपको भी अगर ज्यादा समझना है तो इसके लिए यूरोप को समझना पड़ेगा। पूरा यूरोप माइनस चर्च भी कितना विभत्स है। उस विभत्सता के कारण जिन लोगों में ये मनोरोग आया, ये विभत्सता आई, ये परवर्सिटी एक शब्द वहां चलता है, परवर्सिटी आई, उन लोगों ने ये कथा रचा। और कथा मूल छोटी सी रची गई, फिर उसकी शाखाएं प्रशाखाएं फूटती चली गई। ये लोग कहते हैं जी क्रिश्चियनिटी जो है वो जुडाइज्म से, यहूदी धर्म से निकली। लेकिन यहूदियों में तो कोई शैतान का कंसेप्ट ही नहीं है। यहूदियों में तो कोई जीसस ही नहीं है। यहूदियों में तो कोई जीसस सलीब पर टंगा ही नहीं है। ओल्ड टेस्टामेंट में, ओल्ड टेस्टामेंट में स्त्री आफ्टर थॉट है ही नहीं। माता होना कर्स है ही नहीं। स्वर्ग से ढकेले जाने का कोई झंझट है ही नहीं। तो ये जब झंझट वहां मूल कोई है ही नहीं, तो इसका यहूदियों से क्या लेना देना भाई? और यहूदियों से अगर लेना देना होता, यहूदी तुम्हारे मूल धर्म वाले होते, तो उनसे तुमको मार काट क्यों करना पड़ता? ये जो अपने को क्रिश्चियन कहते हैं, मैं इनको चर्च वाला कहती हूँ, इन्होंने सबसे ज्यादा मारकाट तो यहूदियों के साथ की है। तो मेरी दृष्टि में जो मूल कारण है स्त्री वाले झंझट का जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसका कारण तो परवर्सिटी है। जी, एक और अगला प्रश्न भी मेरा थोड़ा-सा इसी से जुड़ा हुआ है, स्त्री से ही, कि हम देखते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड, खासकर यूरोपियन वर्ल्ड में एक समय आया जब फेमिनिस्ट मूवमेंट शुरू हुआ। जब मतलब इस और वुमेन ने इस सब कुछ का अपोज़ करना शुरू किया। मतलब मेरे को इनिशियली पता नहीं था कि इसका शुरुआत कहाँ से हुई। ये वीडियो देखने के बाद थोड़ा-सा मैंने रिसर्च की, तो उसका मेरे को रीज़न समझ में आया कि ये सब कुछ बैक ऑफ द माइंड वुमेन के था, क्योंकि जब आप इतनी यातनाएँ सह रहे हो, आपके पीछे सहकर आए हैं, तो कहीं न कहीं एक मेमोरी आपके दिमाग में रहती है, सुषुप्त अवस्था में ही क्यों ना रहती हो। और ये सब कुछ तो हो रहा था, जैसे कि आपने भी बताया कि स्त्री तो एक आफ्टर थॉट है, मतलब इनिशियल में तो था ही नहीं वो। तो साथ ही साथ हम पैरेलली देखते हैं कि अब फेमिनिस्ट मूवमेंट पूरा वर्ल्ड वाइड है। इंडिया में भी फेमिनिस्ट हैं, वो भी बात करते हैं, यहाँ पर वो स्त्रियों के हक की, सम्मान की बात करते हैं। सो ऐसा क्यों है कि वहाँ से ये मूवमेंट धीरे-धीरे ऐसी जगहों में आ गया, जहाँ पर इसका मतलब कोई कॉन्सेप्ट होना ही नहीं चाहिए था? मतलब वहाँ वुमेन और यहाँ स्त्री, शब्दों में ही इतना ज़्यादा डिफरेंस है, इतना अलग-अलग ये लोग डेफिनिशन रखते हैं शब्द की। तो ऐसा क्यों है कि भारत में भी आज इस शब्द का बहुत अच्छा यूज़ हो रहा है, ऐसा क्यों? 2-3 बात बेटा, यूरोप में तो विरोध होना स्वाभाविक था। और ये विरोध केवल स्त्रियों ने नहीं किया। स्त्रियों से प्रेम करने वाले पुरुष यूरोप में भरे हुए हैं। स्त्री बेटी के रूप में, माता के रूप में, पत्नी के रूप में, प्रेमिका के रूप में, अध्यापिका के रूप में, चर्च की नन के रूप में, मित्र के रूप में, अनेकानेक रूप में स्त्री पुरुष संबंध है। और पुरुषों को स्त्रियों से बहुत प्रेम है। तो जो विरोध हुआ वो केवल स्त्रियों ने नहीं किया है, यूरोप के स्त्री पुरुषों दोनों ने किया। और ये विरोध इतना प्रचंड हुआ कि पूरा का पूरा चर्च का पैशाचिक तंत्र टूट फूट गया। और ये अहिंसक प्रतिरोध था, क्योंकि ये प्रतिरोध करने वाले स्त्री पुरुष के पास कोई हथियार थोड़ी था। ये तो एकदम निर्बल थे, एकदम सताए हुए लोग थे। तो ये प्रतिरोध कब हुआ? पोस्ट कोलंबस, पोस्ट वास्को डिगामा,
जब ये दुनिया भर के समाजों के साथ संपर्क में आए तो इन्होंने देखा यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं। चर्च के बाहर, यूरोप के बाहर किसी समाज में स्त्री पुरुष का ऐसा भयंकर, कुत्सित, बीभत्स रूप तो कहीं था ही नहीं ना बेटा। तो वहां से धीरे धीरे देखकर, सीखकर, इसके अलावा यूरोप में केवल एक मामला तो नहीं था। एनलाइटनमेंट आया, साइंस आया, टेक्नोलॉजी आया, भोजन आया, सड़क आया, हजारों चीजें वहां आई और उन सब का सामूहिक जो असर हुआ वो चर्च की शक्ति के विखंडन में हुआ। इसके अलावा स्वयं यूरोप के लोग, केवल स्त्रियां नहीं, क्योंकि चर्च ने और अनेक प्रकार के अत्याचार किए हैं जो सत्तोलॉजी वाले मेरे चैनल पे है। सत्तोलॉजी वाले चैनल में मेरे भाषणों में है। तो उन सबका विरोध हुआ। फिर 19वीं 20वीं शताब्दी में कॉलोनाइजेशन के साथ यूरोप में नेशन स्टेट की अवधारणा आई। पहले तो होली रोमन एम्पायर था ना। 18वीं 19वीं 20वीं शताब्दी में नेशन स्टेट आने लग गए और वहां के जो भी थोड़े शक्तिशाली लोग थे वो राजा बनने लग गए, फ्यूडल लॉर्ड बनने लग गए, या जो सदा से चले आ रहे थे, कमजोर थे, वो 18वीं 19वीं 20वीं शताब्दी में असर्ट किए और इस हद तक असर्ट किए कि जो होली रोमन एम्पायर पूरे यूरोप में था वो सिमट कर आधे किलोमीटर के वेटिकन सिटी में हो गया। ठीक है, तो ये तोड़ने फोड़ने वाले लोग कौन थे? यूरोप के लोग स्वयं थे, जिन्होंने दुनिया से सीखा। तो इससे एक सीख हमको ये मिलती है कि मनुष्य के भीतर जो दैवी चैतन्य अंश है, चिदंश अंश है, जो दैवी सत्ता है, वो कैसे भी भयंकर पैशाचिक तंत्र को तोड़ फोड़ देती। यूरोप में इनको मदद करने एशिया से, अफ्रीका से, भारत से, जापान से, चीन से तो लोग नहीं गए थे ना, इन्होंने स्वयं तोड़ा था ना। तो किसी भी समय हम हिंदुओं को भारत में जो अभी समस्याएं चल रही हैं, इनसे घबराने की आवश्यकता है क्या? अगर वो वहां इतना कर सकते हैं तो हमारी स्थिति तो उनसे कई गुना बेहतर है भाई। हम तो खेल में कर लेंगे अगर हम दृढ़ता पूर्वक प्रतिरोध करते हैं तो। दो बात हो गई। अब तीसरी बात, भारत और यूरोप से इतर समाजों में फेमिनिज्म क्यों आया? मूर्खाओं के द्वारा आया। जो मैं बता रही हूं, आप लोग जो भी सुनने वाले हैं, फेमिनिस्टों से पूछो यूरोप में फेमिनिस्ट मूवमेंट क्यों आया। उनमें से एक भी ये बातें नहीं जानेगी, नहीं बताएगी। फिर पूछो क्या ऐसा कुछ भी अफ्रीका के 10-20 देशों का नाम लो, यहां हुआ था क्या? एशिया के 20-30 देशों का नाम लेके पूछो, ऐसा कुछ भी यहां हुआ था क्या? पूछो दोनों अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कुछ हुआ था क्या? नहीं हुआ। तो यूरोपियन टाइप के फेमिनिज्म का क्या मतलब? और ये सारे वर्णन में कौन आ रहा है? चर्च आ रहा है। तो इसमें पुरुष कहां से जिम्मेदार हो गया भाई? यूरोप में फेमिनिस्ट मूवमेंट में स्त्रियों का साथ किसने दिया था चर्च से इनकी रक्षा के लिए? आप 90% जो सुनने वाले सब लोग फेमिनिस्ट स्त्रियों से पूछो, उनमें से एक भी बात किसी को पता नहीं होगा। इनको कॉन्वेंट का अर्थ नहीं पता होगा, चर्च का अर्थ नहीं पता होगा, मैरिज का अर्थ नहीं पता होगा। इनको कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज, when marriage has been completed, when the female body has been consumed, इसको कहते हैं
कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज। इनको ये नहीं पता होगा कि मैरिज विवाह नहीं है। मैरिज का मतलब है लाइसेंस फॉर डूइंग सिन बिटवीन वन मैन वन वुमन। इसीलिए इसको लाइसेंस्ड प्रोस्टिट्यूशन कहते हैं। तो एक तो कारण है फेमिनिस्टों की स्टुपिडिटी, इग्नोरेंस, और दूसरा कारण है चर्च ने अपना पिंड छुड़ाने के लिए नरेटिव पलट दिया। क्या पलट दिया नरेटिव? चर्च थोड़े जिम्मेदार है, पुरुष जिम्मेदार है भाई। क्रिश्चियनिटी या क्रिश्चियनिज्म थोड़े जिम्मेदार है, दुनिया के सभी धर्म जिम्मेदार हैं। सब जगह स्त्री नीचे है और दुनिया भर की कपोल कल्पनाएं गढ़ ली गई, लेकिन जो भी गढ़ ली गई उनमें कहीं भी जो वर्णन मैं सुना रही हूं, क्या यूरोप और चर्च के बाहर, क्रिश्चियनिटी के बाहर ये कहीं सुनाई पड़ा है क्या? एक भी सिंगल घटना नहीं है। जी। तो अगर हम जानेंगे तो हम जाने, अच्छा जो स्त्रियां मॉडर्निटी में आ रही हैं उनकी क्या दुर्गत हो रही है। जो पुस्तक नहीं मैंने दिखाया था, द फीमेल इनक, अंग्रेजी उसकी थोड़ी मुश्किल है, लेकिन मैं कहूंगी जो अंग्रेजी हैंडल कर सकते हैं वो फीमेल इनक को पढ़ें। और आप जैसे नवयुवक उसके छोटे छोटे टुकड़ों का अपने लोगों के लिए भाष्य करके, अनुवाद करके प्रचारित करें, फैलाएं। वो ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक कितना सोशल मीडिया का साधन है, उस पर उसके छोटे छोटे टुकड़े डालें। क्यों? वो 20वीं और 21वीं सदी की कथा है। ये कथा तो वो कह देंगे जी पुरानी है। ठीक। जी, जैसा दीदी आपने 20वीं और 21वीं सदी का भी मेंशन किया और अभी रिसेंटली जो आखिरी वाला वीडियो था इस सीरीज़ का, उसमें ये चीज़ भी आपने मेंशन की कि ये 90s तक भी था, मतलब अपन को देखने को मिलता है कि वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हो जाने के बाद भी ऐसा नहीं है कि जब साइंस आ गया वेस्टर्न वर्ल्ड में, एक वो क्या बोलते हैं इंडस्ट्रियलिज़्म आ गया या फिर, तो हाँ। उस समय में ऐसा नहीं हुआ कि ये सब कुछ बंद हो गया हो, ये सब कुछ तब ना भी ना था। ना भाई, इनको वोटिंग पावर नहीं है। आप हुँ। गूगल पर जाकर सर्च कीजिए कि इनको वोटिंग पावर कब मिला। जी, जी। तो वोटिंग पावर क्यों नहीं है? अरे ये मनुष्य नहीं है, हुँ, राइट। जी, जी। ये हाँ, तो आपने बताया था वूमन कि है, ये तो जी। मैन जैसी है कोई। इसको वो वोटिंग पावर कौन कैसे दे दे? ये तो लीगल एंटिटी नहीं है। हुँ, चर्च आज भी इसको शैतान की एजेंट मानता है। 21वीं शताब्दी में यानी 2000 से 2024 के बीच में आप लोग गूगल सर्च कीजिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एबॉर्शन इलीगल डिक्लेयर हो। हुँ, हुँ, हुँ। भाई एबॉर्शन का इनको राइट मिला जब इनके पास पिल आया, दुनिया भर की चीजें आई, तो इन्होंने कहा स्त्री देह मेरी है, मेरे देह पर मेरा अधिकार है, मेरा मन हो बच्चा रखूं, मेरा मन हो बच्चा न रखूं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 21वीं शताब्दी में जो बहस हुआ है वो बहस क्या है? नहीं, तुम्हारा अपने देह पर कोई अधिकार नहीं है, बच्चा पाप का दंड है। कौन सा पाप? पति के साथ समागम, पति की इच्छा से समागम। तो जो ओरिजिनल सिन है जिसमें 7 श्राप हैं, उसमें एक श्राप है माता होना। तो तुम कैसे बच्चा गिरा दोगी? कैसे तुम बच्चे को जन्म देने के लिए पेनलेस या कम पेन की, या लेबर पेन कम हो, इसकी अनेकानेक विधियां हैं। कुछ तो
एलोपैथी में आई हैं और कुछ सभी समाजों में बहुत प्राचीन काल से हैं कि प्रसव प्रसव कष्ट से रहित हो, सुख पूर्वक हो जाए प्रसव। योग में तो इतनी यौगिक पोस्चर्स की बात है, चर्चा है, भोजन की बात है। बोले ना 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 ना, लेबर पेन गॉड का श्राप है। आपको लेबर पेन तो झेलना पड़ेगा। दो बात, 21वीं शताब्दी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कथा है वही यूरोप और रूस की कथा है। जी। और कॉन्ट्रासेप्टिव का प्रयोग आप नहीं कर सकती हैं, चाहे पिल हो, कंडोम हो या दुनिया भर की चीजों हो। क्यों? इससे तो आप स्त्री पुरुष समागम भी कर लेंगे और बच्चा का दंड पाने से बच जाएंगी। जी। वाइफ वाइफ बीटिंग हम्म। नॉर्मल है। मैंने अभी रिसेंटली सत्तोलॉजी पर कुछ किया है, हमको याद नहीं है क्या किया है, तो उसको आप लोग सुनिए कृपा करके। उसमें मैंने बहुत लंबा लंबा सब बताया है, इस पुस्तक से भी, अनेकों पुस्तक से। उसको थोड़ा सुनिए। जी बेटा, और पूछिए। जी, आखिरी प्रश्न इसी में था कि मतलब बीइंग अ साइंस एंथुसियास्ट मैं अपने आप को बोलता हूँ कि उसी में आप देखते हो कि कई सारे इन्होंने साइंटिस्ट वहाँ से निकले वेस्टर्न वर्ल्ड से, इन्हें बहुत प्रचार किया जाता है और कहीं न कहीं इन्हें क्रिश्चियनिटी से जोड़ दिया जाता है। जबकि हाँ इनिशियली ये वीडियोज़ देखने के बाद मैं थोड़ा-सा ऐसे ही पढ़ रहा था तो पता चला इन्होंने कई सारे साइंटिस्टों को ज़िंदा जला दिया था। जब उन्होंने बोला हाँ कि पृथ्वी गोल है, सिर्फ़ इस हाँ बात पर। इतनी सी बात हाँ पर फिर आगे थोड़ा-सा और आ जाएँ तो 19 में मतलब 1990s तक भी मैंने कई सारे ऐसे कथन सुने, जहाँ चर्च ने साइंटिफिक जो भी एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, उन सबको दूर कर दिया क्योंकि कहीं न कहीं इनका ये मानना था कि ये सैटन एक्टिविटी कहती है। है, हाँ राइट। हाँ तो फिर हाँ ऐसा इनका प्रचार क्यों किया जाता है कि साइंस इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी या साइंस इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड, वहीं इंडिया भारत जो है हमारा, वो तो सुपरस्टिशियन में बिलीव करता था। जबकि जैसा कि आपने अभी आखिरी वीडियो में भी बताया कि सुपरस्टिशियन तो वेस्टर्न वर्ल्ड में जो थे, उन्हीं का बस भारतीयकरण कर दिया गया, हमारे सामने रख दिया गया कि ये सब कुछ भारत में है, जबकि ये सब कुछ हो वहाँ रहा था। और आज एक एवरेज जो स्टूडेंट है, मतलब मैं अपने पर्सपेक्टिव से भी बात करूँ तो जनरली ज़्यादातर कॉन्वेंट स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, पढ़े हुए हैं। उनके दिमाग में एक माइंडसेट होता है कि नासा क्योंकि वो वेस्ट में है, क्योंकि क्रिश्चियन उसको चला रहे हैं, या फिर जो यूरोपियन जो क्रिश्चियनिटी है, उसके अंदर जो साइंस डेवलप हो रहा है, वो भारत में डेवलप नहीं हुआ, या फिर ये सब कुछ क्रिश्चियनिटी की वजह से था। जबकि रियलिटी एकदम ही उलट है। तो इसका प्रचार इन्होंने इतना अच्छे से कैसे कर दिया और हम बहुत पीछे रह गए इसका प्रचार करने में, अपना जो विज्ञान था, सत्य था? इसमें तीन चार चीजें हैं बेटा। हम पीछे तो कतई नहीं है। कारण गॉड पार्टिकल का खोज जिस लेबोरेटरी में हुआ है, जी, जी, वहां सर्न। नटराज शिव की मूर्ति लगी हुई, जी। वो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है ना? फ्रिट्जाफ कापरा ने 1970 में जब अपनी पुस्तक लिखी, ताओ ऑफ फिजिक्स, तो उसमें नटराज की का तस्वीर सामने लगाया है और हुँ, हुँ। कॉस्मिक डांस के मार्फत, जो उनका तांडव नृत्य है, उसके मार्फत साइंस को समझने की कोशिश हुई है। दो बात, और इस तरह से बहुत सारी और बातें हैं। यूरोप ने क्यों किया? भाई अपना काला तो ढका जाएगा ना, ये तो स्वाभाविक है ना भाई। और दूसरे का सफेदी सहन नहीं हो रहा है, मैं कोढ़ से घिनाया हुआ हूं। आप स्वस्थ चमकते हुए तरुण हैं, तो आपके सामने मैं खड़ा कैसे हूं? तो कहेंगी जी कोढ़ी तो तुम हो जी। ये कोढ़ तो स्वास्थ्य की निशानी है, ये करना तो उनकी मजबूरी है ना बेटा। और एक कल्पना कीजिए, भारत में जवाहरलाल नेहरू और गांधी ने छल पूर्वक सत्ता अपने हाथ में न लेती, सत्ता सुभाष बाबू के पास होता,
तो भारत में ये सब होता क्या? सत्य ज्ञान होता। अब अगले 15, 20, 25 साल में तुम अपनी अपनी प्रौढ़ावस्था में देखना, पूरे भारत को ये सब पता होगा, जो एफर्ट हम लोग कर रहे हैं, जो एफर्ट हमारे पूर्वजों ने किया। और यूरोप में एक से एक श्रेष्ठ लोग हैं। क्वांटम फिजिक्स ने धो दिया क्रिश्चियनिटी को। जी, हाँ, जी, जी, रिलेटिविटी थ्योरी ने इनको धो दिया। यहाँ तक कि न्यूटोनियन डेकार्टे साइंटिफिक पैराडाइम ने क्रिश्चियनिटी को तहस नहस कर दिया। जी, तो ये सब कुछ पोस्ट कोलंबस, पोस्ट वास्को डिगामा क्यों है, ये सब पोस्ट मार्को पोलो क्यों है, एक किसी सीरीज में हम लोग बात कर लेंगे, जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना, कि जी, जी। पोस्ट मार्को पोलो ये सब क्यों हुआ भाई, पहले क्यों नहीं हुआ। हुँ, ये हुँ, हुँ। सब भारतीय लोग हैं। चर्च ने लिंक काट दिया, डार्क एजेज में चले गए। जब पुनः नॉन क्रिश्चियन सोसाइटीज के संपर्क में आए, तो धीरे धीरे प्रकाश की किरणें वहां हुई, और होते होते होली रोमन एम्पायर से वेटिकन सिटी तक ये कन्फाइंड हो गए। हुँ, हुँ, हुँ। जी। क्योंकि आपने ये मेंशन किया तो आखिरी में ये थोड़ा-सा ये हाँ, चीज़ भी मैं बोलूँ कि हम देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के आस-पास भी अपन देखें तो उसे एक वो समय बोला जाता है जब कई सारी साइंटिफिक डिस्कवरीज़ या इन्वेंशन हो रहे थे। तो हम देखते हैं एक मेजॉरिटी चंक था जो कि ज्यूज़ पॉपुलेशन थी। जैसे रिलेटिविटी की भी आपने बात की तो अल्बर्ट आइंस्टीन एक ज्यू था, क्रिश्चियन तो था नहीं। मगर फ्राउड हमेशा फ्राउड भी ज्यू है, जी, मार्क्स भी ज्यू है, ज्यूज ने तो इनकी कब्र खोद दी। जी, जी। और जो मगर ज्यादातर साइंटिस्ट है वो नॉन बिलीविंग क्रिश्चियन है। राइट गोरी जी। चमड़ी है तो इसको क्रिश्चियन कह देते हैं। ये हुँ, हुँ, वो हुँ। लोग हैं जिन्होंने क्रिश्चियनिटी की कब्र खोद दी है। जी, 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 राइट। सो वही चीज़ है कि एवरेज इंडियन में फिर ऐसा माइंडसेट क्यों है कि हम लोग जब भी देखते हैं तो जवाहर बोलते हैं क्रिश्चियन। जवाहरलाल नेहरू, जी। उसके द्वारा स्थापित अकेडमिया और मूर्ख मीडिया। जी, लेकिन यदि मैं एक गांव पडरौना, छोटी सी जगह, वहां भी महिला, वो भी मारवाड़ी परिवार में, अपनी जिज्ञासा से इतना खोज ली, तो आप लोग खोजना चाहें, आज तो नेट है। हुँ, हमको तो जो खोजना होता था पुस्तक से खोजती थी ना। जी, आप लोग तो खूब खट 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 टाइप करोगे, आ जाएगा। तो स्वयं के पुरुषार्थ से काम करना है ना। केवल ये याद रखो, यूरोपियंस ने चर्च के पैशाचिक ताने बाने को अपने बल से तोड़ा ना, अपने पुरुषार्थ से तोड़ा ना। उससे तो बहुत पतली नन्ही सी चादर है ना हमारे पास अज्ञान की, झूठे प्रचार की। तो आप जैसे युवक अगर ठान लेंगे, तो सब कुछ तो नेट पर अवेलेबल है भाई। और हमारे जैसे लोग भरे हुए हैं भाई, यहाँ पर भी और ऐसे भी। आप लोग इस काम को जिम्मे लीजिए, अगले 10 साल में हम सब बदल देंगे। जी। ठीक है। सो यही सारे प्रश्न थे मेरे ये सीरीज़ को देखकर। किसी दिन तो हालाँकि मैं मैं आप जैसी युवा थी ना, जी। किसी दिन मैं आपसे भी कम जानती थी। हुँ, लेकिन आज धीरे 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 इतना जान गई। पहले प्रचार करना कठिन था, एक पुस्तक लिखो। आज तो प्रचार करना बहुत आसान है। हुँ, जी, जो कुछ मैं कह रही हूँ, इसको अपनी भाषा में अपने लोगों के लिए आप कीजिए। जितना मैंने बोला है, इससे जो आप समझे हैं, उसको आप धर्म मीमांसा पर बोलिए। जी, जी। ठीक है ना। जी, दीदी। पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ से सब संभव है। ये डायन चुड़ैल बोल के जिनको इस तरह मार रहे हैं, वो स्त्रियों ने इसको तहस नहस कर दिया। मैंने तो अपनी पुस्तक समर्पित ही की है यूरोप के वीर स्त्री और वीर पुरुषों को। जी,
तो आज का संपन्न करें? जी, मैं एक बार जितने भी हमें सुन रहे हैं उनसे भी अनुरोध करूँगा कि कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्न भी ज़रूर रखें, ताकि जब भी हम अगला ऐसा क्वेश्चन आंसर वाला सेशन रखेंगे तो उसमें आपके भी क्वेश्चन लिए जाएँगे। सो एक ज़्यादा अच्छा इंटरेक्शन बनेगा। बाकी बहुत-बहुत धन्यवाद दीदी, ये सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, मेरी जिज्ञासा शांत करने के लिए। आपसे बात करके मुझे बहुत आनंद और उम्मीद हो रही है। जी। जी, धन्यवाद सभी को। नमस्कार। धर्म की जय हो, जय हो, अधर्म का अधर्म का नाश नाश हो, हो, प्राणियों में में सद्भाव ना हो और विश्व का विश्व का कल्याण कल्याण हो। हर कल्याण हो। हर हर महादेव। महादेव।